नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का टॉपिक है, एनालॉजी, जिसे कहते हैं अपन समरूपता। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको टॉपिक पढ़ने में और काफ़ी शानदार अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है, एनालॉजी या फिर समरूपता, जो आपका रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और काफ़ी मज़े से वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों। आज से पहला वीडियो में एनालॉजी के लिए बनाने जा रहे हैं बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से। इस चैप्टर को अपन ने 4 भागों में बांटा है, अतः इस चैप्टर के अपन आपको 3 वीडियो बना के देंगे दोस्तों। और ये तीनों वीडियो कंप्लीट जब आप देख लेंगे तो एनालॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एनालॉजी समरूपता में। पहले नाम का मतलब जानेंगे, एनालॉजी क्या होती है, समरूपता क्या होती है, और उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं आपके सामने एनालॉजी या फिर समरूपता, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। तो समरूपता का मतलब क्या होता है, डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो समरूपता का मतलब होता है, समरूपता मतलब प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली समझे तो जल्दी समझो। जैसे मान लो सपोज करो एक किसान के 2 बेटे हैं। अब किसान के पास है 10 बीघा जमीन और किसान ने क्या किया, उस 10 बीघा में से 8 बीघा एक को दे दी और 2 बीघा एक को दे दी। तो वहां पर समरूपता कहाँ रही, आप नोटिस कर रहे होंगे। तो वहां पर समरूपता कहाँ रही, एक को 8 बीघा दी और एक को कितनी दी, 2 बीघा, नहीं रही। अगर किसान दोनों को 5-5 बीघा जमीन देता तो दोनों के अंदर समानता रहती और दोनों भाई कभी लड़ते भी नहीं और आसानी से रहते। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो बड़े भाई के साथ किया जाएगा वही आपको छोटे भाई के साथ करना पड़ेगा। अगर बड़े भाई के पैर काटे हैं तो छोटे भाई के पैर काटो, बड़े भाई के हाथ काटे हैं छोटे भाई के भी हाथ काटो, बड़े भाई का सर काटा है तो छोटे भाई का भी सर काटो। तो निष्कर्ष से निकलता क्वेश्चन पाते हैं तो कि जो बड़े नाम के साथ या पहले नाम के साथ जो किया जाएगा वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा। जो पहले नाम के साथ किया जा रहा है वही आपको दूसरे नाम के साथ करना पड़ेगा। और आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अपन पहली टाइप, जो है आपकी नामों में समरूपता। डिटेल में बात करेंगे। आज का टॉपिक काफी मजेदार है और सुनने का टॉपिक है। ईमानदारी से अगर इस वीडियो को आपने अच्छे सुन लिया तो पॉसिबिलिटी आपकी काफी इंक्रीजेबल रहेगी और आज के बाद इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अपन बात करें नामों में समरूपता। तो नामों में समरूपता किस प्रकार से दोस्तों, समरूपता का मतलब आपको इस क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, प्रैक्टिकली समझे अपन तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं आपके सामने राजस्थान, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। राजस्थान लिखा मैंने और राजस्थान का लिखा मैंने जयपुर। सुनते जाइए, लिखने का काम बाद में करना, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, सिर्फ आप समझने पर ध्यान दीजिए। तो राजस्थान जयपुर और यहाँ लिखा मैंने एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो नोटिस कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार एनालिसिस है और काफ़ी एंटरटेनिंग एनालिसिस है, गौर से देखिएगा। तो राजस्थान का संबंध जयपुर से है। अपन ने बोला आपके सामने राजस्थान का संबंध जयपुर से है, तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब निष्कर्ष है कि राजस्थान की राजधानी दे रखी है यहाँ जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या दे रखी है आपको, जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। तो आपने यहाँ पता लगा लिया कि इसकी राजधानी दे रखी है, तो दूसरे नाम की भी आपको राजधानी देनी पड़ेगी। मतलब जो इसके साथ किया जाएगा वो आपको इसके साथ करना पड़ेगा। अगर मैं चेंजेस करता हूँ, जैसे यहाँ राजस्थान का जयपुर से नहीं बताकर यहाँ लिखूँ अशोक गहलोत जी, ऐसे लिख दूं मैं आपके सामने। तो यहाँ मैं अशोक गहलोत जी लिख रहा हूँ, तो यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ भोपाल नहीं आएगा। अब यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे, क्योंकि ये यहाँ के मुख्यमंत्री है तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो निष्कर्ष से निकलता है, अगर यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। यहाँ राजस्थान के राज्यपाल आएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल आएंगे। यहाँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री आएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री आएंगे। यहाँ राजस्थान का राज्य पशु आएगा तो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य पशु आएगा। राजस्थान की फेमस झील आएगी तो मध्य प्रदेश फेमस झील आएगी। राजस्थान का राज्य पशु आएगा, पक्षी आएगा, तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी आएगा। तो इससे निष्कर्ष से निकलता है कि जो पहले नाम के साथ किया जाएगा वो दूसरे नाम के साथ वो करना पड़ेगा। इससे आप समरूपता काफ़ी अच्छे से समझते हैं और काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका एनालिसिस। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और उसको अपन देश के हिसाब से बात करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में, भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, पेपर में आया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक देश का नाम बोला है, जिसमें बोला आपको घाना कौन से महाद्वीप में। तब पर प्रैक्टिकली बात करें, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है तो कई बच्चों को मन में बात आती है इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हुए, या फिर इसके प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हुए इस बार मन में आता है कि यदि ईजी होते हैं सर हम ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं भी है। ये क्वेश्चन रीजनिंग के सबसे बेहतर क्वेश्चन में से एक है।
अगर ये अपनी औकात दिखा दे और वास्तव में एग्जाम वाला अपनी औकात दिखाना चाहे तो मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम नहीं करने देगा, क्यों? इससे दुनिया भर की सारी नॉलेज, पूरी साइंस, पूरे हिंदी के विलोम शब्द, अंग्रेजी के विलोम शब्द और ना आपका जीके से रिलेटेड नॉलेज, वो सारा आपको होगा, तब जगह एनालिसिस से रिलेटेड, नामों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको भरपूर नॉलेज है, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, और काफी आसानी से करेंगे और प्रैक्टिकली अप्रोच भी करेंगे और करने का तरीका भी काफी इजी लगेगा आपको। देखिए आप, तो भारत एशिया महाद्वीप में, उसी प्रकार से घाना की बात करें अपन तो घाना अफ्रीका महाद्वीप में है। घाना जो है आपका वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका से याद आया, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप जानते हैं हमारे देश में टाइगर लेके आए थे नामीबिया, तो नामीबिया अगर घाना की जगह, ये तो पहले किसी एग्जाम में आ चुका है घाना, इसलिए अपन ने घाना लिख दिया। अगर लेटेस्ट एग्जाम में कभी नामीबिया आ जाए, नामीबिया दे सकता है क्योंकि हमारे देश में टाइगर लेके आए, जो मध्य प्रदेश में लेके आए थे वहां से, नामीबिया जो भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो नामीबिया जो है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और घाना भी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपको जो कंसल्ट है वो जीके में हो रहा है, साथ मेंटल में हो रहा है, तो बातों को बहुत गैर सुनना और काफी अच्छे सुनना। देखो, तो नामीबिया देता तभी अफ्रीका महाद्वीप में और घाना दिया तभी अफ्रीका महाद्वीप में। जैसे भारत एशिया महाद्वीप में, उसी प्रकार से घाना भी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रकार से आप एनालिसिस ले सकते हैं। और इसके बाद अपन बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें मैंने लिया आपके सामने राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो जो जो बातें मैं बता जा रहा हूं उनको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, और ये जितनी भी डिटेल है इनको मेरा फेसबुक पेज है मेघराज गुरुकुल के नाम से, उसमें आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा दोस्तों, तो आप और भी जो पॉसिबिलिटी है इसमें जो एनालॉजी के लिए वो और भी वहां से पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिकली अप्रोच से अपन बात कर रहे हैं हरियाणा, जैसे हरियाणा की राजधानी जो दे रखी है आपको चंडीगढ़ है, ऐसा मैंने लिया। उसी प्रकार से एक राज्य और लिया मैंने पंजाब, तो ये ले लिया। इसी प्रकार से भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य की राजधानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एनालॉजी में आ सकता है। तो इसका सैंपल एक क्वेश्चन है आपका, जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार से पंजाब की राजधानी जो है वो भी चंडीगढ़ है दोस्तों। जैसे हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार से पंजाब की राजधानी भी क्या आपकी चंडीगढ़ है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके साथ। तो इस क्वेश्चन से निष्कर्ष निकलता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सबकी राजधानियां आपको अच्छे से आना चाहिए, और राजधानी अगर आपको अच्छे से आती है तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे और काफी आसानी से करेंगे दोस्तों। तो आपको ये जीके से रिलेटेड बातें थी जो क्वेश्चन अपन ने लिए 3 नंबर तक, और इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और पॉसिबल है इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जीके से रिलेटेड हम जीके में पढ़ लेते हैं, ये बात चित्र जानते हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड और सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई एग्जामों में बोला है जानवरों के बारे में, तो जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन एनालॉजी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और जानवरों से रिलेटेड हम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते हैं। अतः जानवरों से रिलेटेड काफी डिटेल में बात करने वाले हैं अपन। तो जानवरों से रिलेटेड 4 तरह के प्रश्न आते हैं, और चारों तरह के प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन। जैसे पहली बात तो कि उनके खाने के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि शेर जो है वो मांसाहारी जानवर है, शेर की अगर हम बात करें तो मांसाहारी जानवर है। और यहां पर ले लिया मैंने आपके सामने कुत्ता। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें अपन तो 3 प्रकार के जानवर होते हैं भी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो शाका खाते हैं वो शाकाहारी जानवर होते हैं, और दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी जानवर होते हैं। तो आप कुत्ता सर्वाहारी कह सकते हैं, बिल्ली सर्वाहारी कह, क्योंकि मांसाहारी का तो सबको पता होता है जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी है, और शाकाहारी का भी सबको पता होता है शाका खाते हैं वो शाकाहारी है। लेकिन सर्वाहारी में लिमिटेड है, इसलिए उनका नाम बता देते हैं आपको। कुत्ता एक सर्वाहारी है जो सर्व आहार ग्रहण करता है, जो मिल जाए वो खा लेता है। बिल्ली सर्वाहारी है, भालू सर्वाहारी है, इंसान सर्वाहारी है ना, और कौवा सर्वाहारी है। इस प्रकार से और भी है, तो ये सर्वाहारी है जो सर्व आहार ग्रहण करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन कैटेगरी के हिसाब से पूछा जाता है कि उनके खाने के आधार पर, है ना, मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जानवर शाकाहारी है, कौन सा जानवर मांसाहारी है, और कौन सा जानवर सर्वाहारी है। ठीक है, इसके बाद इनके बच्चों पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। जैसे शेर के बेटों को हम कहते हैं शावक, शेर के बेटे को हम क्या कहते हैं? शावक। उसी प्रकार से कुत्ते के बेटे के बारे में पूछ लेता है, मैं ले लिया कुत्ता, शेर का बेटा शावक होता। उसी प्रकार से अगर कुत्ते की बात करें तो कुत्ते का जो बेटा होता है वो पिल्ला होता है। कुछ एक्स्ट्रा नाम भी बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। बट जैसे शेर के बेटे को हम शावक कहते हैं, कुत्ते के बेटे को हम पिल्ला कहते हैं, मुर्गे के बेटे को हम चूजा कहते हैं। नाम याद रखना दोस्तों, वीडियो सुन के आप पढ़ सकते हैं। मुर्गे के बेटे को हम चूजा कहते हैं, मुर्गे के बेटे क्या कहते हैं? पर चूजा कहते हैं। कीट का जो बच्चा होता है, कीट में मक्खी मच्छर दोनों आ जाते हैं, उनके बेटों को हम लार्वा कहते हैं। और घोड़े के बेटे को हम टट्टू कहते हैं, गाय के बेटे को हम बछड़ा कहते हैं, भैंस के बेटे को हम बछड़ा कहते हैं, है ना, और बकरे के बेटे को मेमना कहते हैं, भेड़ के बेटे को भी मेमना कहते हैं। इस प्रकार से उनके बच्चों के नाम हैं। ये जो नाम मैंने आपको बताया है वो एग्जामों में आ चुके हैं। अब आते हैं इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग के ऊपर। जैसे मैंने लिया आपके सामने शेर,
तो शेर की पत्नी शेरनी, स्त्रीलिंग, मतलब शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। उसी प्रकार से लिखा एक नाम मैंने खरगोश। ठीक है, शेर की पत्नी शेरनी, मतलब शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। उसी प्रकार से हम बात करते हैं आपके सामने खरगोश की। जैसे खरगोश का हो जाएगा आपका मादा खरगोश। खरगोश का क्या हो जाएगा आपका मादा खरगोश, है ना। शेर की पत्नी शेरनी होती है तो खरगोश की पत्नी क्या हो जाएगी आपकी मादा खरगोश हो जाएगी। शेर की पत्नी शेरनी होगी तो खरगोश की पत्नी क्या हो जाएगी आपकी मादा खरगोश, है ना। जैसे भालू की पत्नी मादा भालू। इस प्रकार से स्त्रीलिंग आप बना सकते हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रिलेटेड भी इनमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो जानवर की बात है। पहले तो इनकी कैटेगरी के हिसाब से, इनके बच्चों के हिसाब से, इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से। और इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जानवरों की आवाज़ों से। और कई बार एग्जाम में आया, जैसे शेर दहाड़ता है, शेर क्या करता है दहाड़ता है। उसी प्रकार से एक नाम लिखा मैंने कुत्ता, और कुत्ते का लिखा मैंने कुत्ता करता है भो भो, ऐसी आवाज़ आती है कुत्ते के साथ। तो कुत्ता जो है वो भो भो की आवाज़ निकालता है, और कुत्ते की अगर हम बात करें आपके सामने तो भो भो की आवाज़ निकलता है, है ना, भो भो ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपके सामने, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी दो आवाज़ें तो मैं लिख चुका हूँ। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ आपके सामने, ये तो जानवर है यहाँ पर, और ये जानवरों की बोलियाँ हैं। तो कुछ जानवर जिनकी बोलियों के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मैं जानवर लूँगा, और यहाँ कुछ जानवर जिनकी बोलियों के बारे में अपन बात करने वाले, कैसी आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो दो तो अपन बात कर ही चुके हैं आपके सामने, शेर दहाड़ता है, कुत्ता बोबो करता है। और तीसरा मैं जो ले रहा हूँ आपके सामने, ले लेते हैं बिल्ली। इनकी आवाज़ें आप याद रखें दोस्तों, एग्जाम के अंदर इनका बोलने का जो तरीका है वो एग्जाम में डायरेक्ट ही आया है, और ये किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, इसलिए आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा मेंटल एबिलिटी में। तो जो बिल्ली होती है वो लिखने का तरीका ऐसा होता है, म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली। क्या करती है म्याऊ म्याऊ, ऐसी आवाज़ आती है बिल्ली की। ठीक है ना, इस प्रकार की आवाज़ बिल्ली आपको निकलती है। इसके बाद अपन घोड़ा कह सकते हैं। घोड़ा आप जानते हिन हिनाहट करता है, जो घोड़ा होता है वो करता है हिन हिनाहट। ठीक है, उसके बाद आपका गधा, घोड़े के बाद अपन ले लिया गधा। गधा करता है आपका ढेंचू, और ढेंचू ऐसी आवाज़ आती है गधे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने हाथी, है ना, हाथी की बात करें तो हाथी क्या करता है आपका चिंगारता है, चिंगारना। तो हाथी चिंगारता है, हाथी क्या करता है चिंगारता है। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे 7 नंबर पे, हाथी आ गया, घोड़ा आ गया, गधा आ गया, है ना। बिल्ली ले ली मैंने, मक्खी ले सकते हैं, मक्खी से रिलेटेड मक्खी आ जाएगी, मक्खी। तो मक्खी भिन भिनाहट करती है, भिन भिनाहट। तो मक्खी की जो आवाज़ करती है वो भिन भिनाहट करती है, आवाज़ भिन भिनाहट की होती है। ठीक है, 3 ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ लगभग सेम होती है। जैसे कौवा, कौवा जानते हो आप क्या करता है, काव काव, ऐसी आवाज़ आती है कभी की, है ना। इसके बाद अपना कोयल बर्ड का नाम ले लें, कोयल पक्षी होती है, उसकी आवाज़ होती है कू। ये जो वो बता रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जामों के अंदर आ चुके हैं और आगे आने के चांस है ना। इसके बाद है बतख। बतख आप अच्छी तरह जानते हैं क्या करती है, का का का। तो बतख की इस प्रकार की आवाज़ होती है का का का। तो बतख इस प्रकार से करती है का। ये बतख की आवाज़ आपकी इस प्रकार से एनालिसिस होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लें आपके सामने मेंढक। और मेंढक आप अच्छी तरह जानते हैं क्या करता है, टर टर टर, ऐसी आवाज़ होती है मेंढक की। मेंढक इस प्रकार की आवाज़ निकालता है। और अगर इसकी बात करें अपन गाय, एक और ले लेते हैं गाय। आप जानते हैं गाय रंबाती है, गाय का हो जाएगा आपका रंबाना। ठीक है, तो इस प्रकार से जानवर है जिनकी आवाज़ें मैंने लिखी है आपके सामने, और ये जानवरों की आवाज़ें, जानवर आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी सारी आवाज़ें निकालते हैं। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार की पॉसिबिलिटी 4 तरह की चीज़ें बताई मैंने, उनकी कैटेगरी के हिसाब से, उनके बच्चों के हिसाब से, उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से, और उनकी आवाज़ों के हिसाब से। तो 4 तरह के क्वेश्चन जानवर से पूछ जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं अपन साइंस के मापक यंत्रों पर। जैसे अपन कहते हैं आपके सामने तापमान, तापमान का आपका है थर्मामीटर। तापमान को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, थर्मामीटर, ऐसा कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भूकंप की बात करें, जैसे तापमान का बताया आपने, उसी प्रकार से हम भूकंप की बात करें तो भूकंप का जो मापक यंत्र है आपका, वह है आपका सिस्मोग्राफ।
भूकंप मापी यंत्र आपका सिस्मोग्राफ। ऐसे बहुत सारे यंत्रों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। जैसे धारा मापी यंत्र का नाम है एमीटर, धारा की दिशा गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज वोल्टमीटर, शक्ति वाटमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, है ना, वायु दाब बैरोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, है ना, स्पीड स्पीडोमीटर, मोटाई मापनी हो किसी की, जैसे इसकी मोटाई मापनी है आपको, गोलाई मापनी हो तो इसे मापने का यंत्र स्क्रू गेज, समुद्री गहराई पेडोमीटर, आकाशिक पिंडों की गणना है तो राडार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब मापक यंत्र है जिनके माध्यम से मापा जाता है। ये डायरेक्टली एक मैं आपको पीडीएफ या फिर एक स्क्रीनशॉट आपको डालूंगा, मेरे जो पेज है फेसबुक पे मेघराज गुरुकुल के नाम से, मेरे जो चैनल है इस नाम से एक पेज भी है, उस पर मैं डाल दूंगा, ताकि ऐसे बहुत सारे मापक यंत्र है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं या फिर आने वाले हैं। तो वहाँ से भी आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, फेसबुक पेज पे भी, ताकि वहाँ से भी आपको मदद मिलती रहे और यहाँ से भी आपको मदद मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। तो ये थे आपके मापक यंत्र। अब मापक यंत्रों के बाद में लेता हूँ हिंदी के विलोम शब्द। तो हिंदी के विलोम शब्दों में एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने लिया दिन, दिन का लिया मैंने रात्रि, दिन का क्या लिया मैंने रात्रि। उसी प्रकार से लिया मैंने गोधूली वेला, गोधूली वेला। तो विलोम शब्द है दोस्तों, तो अपन कहते हैं दिन का विलोम शब्द रात्रि है, तो इसी प्रकार गोधूली वेला का विलोम शब्द जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका उषा काल। गोधूली वेला का जो विलोम शब्द होगा आपका वो हो जाएगा आपका उषा काल। गोधूली वेला का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उषा काल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं इस प्रकार से। बहुत सारे विलोम शब्द, जन्म का मृत्यु, शांति का शांति, ऐसे छोटे मोटे विलोम शब्द जो हिंदी में आपने बचपन में पढ़े हुए हैं और आपको याद होंगे, वही विलोम शब्द आपके यहाँ पर काम आते हैं। तो दिन का रात्रि, गोधूली वेला का उषा काल, जन्म का मृत्यु, शांति का शांति, ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द है। अब इसके बाद अपन लेते हैं आपके सामने किसका राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे देशों की बात करें, जैसे अपन कहें भारत, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है, उस प्रकार से मैंने एक नाम लिखा आपके सामने, जिससे भी हाल ही में वर्ल्ड कप में भारत हारी है इंग्लैंड, उसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। से भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो भारत के साथ एक और देश है पाकिस्तान, जिसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसी प्रकार से इंग्लैंड के साथ भी एक और देश है ऑस्ट्रेलिया, और वो महाद्वीप है, उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, क्या है, उसका भी राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट ही है। मतलब दो दो देशों के हैं ये भारत हॉकी तो भारत और पाकिस्तान का है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके सामने कि कनाडा का आइस हॉकी है, और स्पेन का एग्जाम में कई बार आ चुका है सांडों की लड़ाई। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो सांडों की लड़ाई है, एक बार बैंक पीओ में भी आ चुका है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनजातियों की बात कर सकते हैं अपन, जनजातियों के क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जनजातियों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं भारत के अंदर संताल जनजाति पाई जाती है। वैसे भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है। ये संताल में इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संताल जनजाति से हैं, आदिवासी जनजाति से संताल है। उसी प्रकार से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो जनजाति है वो अफ्रीदी है, और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो जनजाति है वो निग्रो है। अफ्रीका में जो जनजाति है वो कौन सी है आपकी, निग्रो है। मतलब अफ्रीका में निग्रो पाए जाते हैं। इस प्रकार जनजातियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं, और जनजातियों क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये ले ली मैंने आपके सामने जनजातियां। अब रखने की जगह के बारे में बात करते हैं अपन। तो रखने की जगह पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। जैसे मैं बोलूँ कार, कार को गैराज में रखा जाता है। कार को कहाँ पर रखा जाता है, गैराज में। कार की अगर हम बात करें तो गैराज में रखा जाता है। उसी प्रकार से हम बस की बात करें तो बस को बस अड्डे में रखा जाता है। बस को कहाँ पर रखा जाता है, बस अड्डा होता है जहाँ पर रखा जाता है बस को। अब ये दो तो हो गया, कार हो गया गैराज में, बस हो गया बस अड्डा में। उसी प्रकार से आपका होता है वायुयान, और वायुयान का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। तो वायुयान जो पॉसिबल बना है एग्जाम में वो काफी ज्यादा बार बना है। तो वायुयान को रखने की जो जगह होती है वो, आप बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में हवाई अड्डा कर देते हैं, जो भी ऑप्शन होता है वो गलत है। तो यार गांठ बांध लेना, हवाई जहाज को रखने की जगह होती है, हिंदी में बोले तो विमानशाला, और कई बार उसका अंग्रेज में नाम आता है जैसे हैंगर कहते हैं अपन। तो वायुयान की जो रखने की जगह होती है तो विमानशाला कहो, या फिर आप हैंगर भी कह सकते हैं। और रेलगाड़ी को रखने की जगह स्टेशन नहीं होता आपका, रेलगाड़ी की जगह रखने की जगह होती है यार्ड। तो रेलगाड़ी को यार्ड में रखा जाता है। तो इस प्रकार से 4-5 रखने की जगह है जहाँ पर रखा जाता है। अब कई बार क्या है कि देखो, भारत में 7-8 युद्ध ऐसे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसलिए हमारे मेंटल एबिलिटी में
कई बार युद्धों से सन से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है और आगे भी आ सकते हैं। जैसे त्राइन का पहला युद्ध 1151 में हुआ था, उसी प्रकार त्राइन का दूसरा युद्ध का सन आपको लिखना पड़ सकता है, तो 1192 में हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हल्दी घाटी का 1576, बहुत सारे युद्ध है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो आप इंडिया जीके के अंदर ऐसे उनके सन आप याद रखना, 10-12 फेमस युद्ध, पानीपत का युद्ध वगैरह, तो उनके आप सन याद रखना ताकि अपने मेंटल एबिलिटी में काम आ सके और यहाँ पे आप क्वेश्चनों का जवाब दे सके। ठीक है, इजीली काफी आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपके सामने जैसे बढ़ई, ये काम करने से रिलेटेड होते हैं। जैसे अपन कहें आपके सामने बढ़ई, जैसे बढ़ई होता है, बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई जो होता है वो किसका काम करता है? लकड़ी का काम करता है ना। और उसी प्रकार जो सोनार होता है, सोनार वह स्वर्ण का काम करता है। सोनार जो होता है वो क्या काम करता है? आभूषण बनाता है, मतलब स्वर्ण का काम करता है। और इस प्रकार से जो प्रैक्टिकली अप्रोच है, इस प्रकार से बहुत सारे जो अपना काम करते हैं, तो काम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नामों में समरूपता दिखाई जाती है तो एग्जाम के अंदर, और नामों की समरूपता से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पॉसिबल बना सकते हैं। तो अपन ने आपसे पहले कहा कि बच्चों की सुविधा के हिसाब से, एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगला वीडियो भी आप देख सकें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और इस चैप्टर जो अपन ने स्टार्ट किया इसको काफी कंप्लीटली पढ़ सके आप, और काफी मजेदार अंदाज में पढ़ सके। तो मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे बिना पेड किए या बिना किसी ऑनलाइन कोर्स को खरीदे हुए। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, फिर से मिलेंगे एक शानदार और नए वीडियो के साथ हमारे इसी चैनल पर, मेघराज गुरुकुल पर। धन्यवाद दोस्तों।